नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौतम ज्ञान सागर में। मैं आपके साथ अनिल शर्मा और हम आज करने वाले हैं महिला कांस्टेबल के जो 3 पेपर हमारे पास 3 शिफ्टों जो पेपर है उनमें मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो थोड़े से इजी थे, अगर थोड़ा सा सोचा जाता तो बहुत जल्दी हो भी जाते। ठीक है, कुछ क्वेश्चन उसमें ट्रिकी थे, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे उनके अंदर ट्रिक से उन क्वेश्चनों को किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन तरफ। पहले क्वेश्चन जो मेरे पास पेपर है उसके अंदर पहला क्वेश्चन ये है कि फूलों की टोकरी है, उसके अंदर क्या होता है 1 मिनट के अंदर जो फूल है ना वो 2 गुना हो रहे हैं जी। 1 मिनट में क्या हो जाते हैं 2 गुना हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि टोकरी है वो 1 घंटे में भर जाती है। टोकरी क्या कहते हैं कि 1 घंटे में भर जाती है। तो पूछा है कि 1/32वां भाग है वो कितने घंटे में भर गया था, कितने मिनट में भर गया था, ये हमसे पूछा है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन बहुत इजी सा है, अगर सोचोगे तो हो जाएगा। अब देखिए क्या है हमारे पास, एक बात है हमारे पास 1 घंटे में टोकरी फुल हो जाती है। 1 घंटे में क्या है टोकरी फुल हो जाती है, यानी इसका मतलब 60 मिनट में फुल हुई थी और 59 मिनट यानी जस्ट 1 मिनट पहले वो आधी थी। क्योंकि देखिए आधी फुल कब होगी, उस 1 मिनट बाद दुगनी हो जाती है। दुगनी हो जाती है मतलब आधे का दुगना फुल ही तो हो जाता है, एक पूरा पूरा कंप्लीट हो जाता है। और उस 1 मिनट पीछे इसकी भी आधी थी, यानी 1/2 की आधी 1/4। फिर इससे 1 मिनट पहले इससे भी आधी थी मतलब 1/8। फिर 1 मिनट पहले इससे भी आधी थी मतलब 1/16। और फिर इससे 1 मिनट पहले इससे भी आधी थी मतलब 1/32। और ये पूछा था कि 1/32वां भाग है वो कितने मिनट में भर जाएगा, हमारे पास 55 मिनट में भर जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारे पास 55 मिनट बनने वाला है। ठीक है जी, आया आपको समझ में? चलिए अब बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है जी कि सुनीता सीमा और रीना से लंबी है, रीना राधा और गौरी से छोटी है। तो ये वाला प्रश्न भी हमारे लिए थोड़ा सा इजी था, अगर थोड़ा सा सोचा जाता तो। बस थोड़ा कंफ्यूज सा कर रखा है यहाँ पर, वो बताते हैं क्या कंफ्यूजन सा दिया उन्होंने। पहले दिया कि सुनीता है वो क्या है जी सीमा और रीना से लंबी है। मैं लंबे वाले बंदे को ऊपर ले रहा हूं और छोटे वाले बंदे को नीचे ले रहा हूं। रीना है राधा और गौरी से छोटी है, राधा और गौरी से क्या है रीना छोटी है। लेकिन मुझे एक चीज नहीं पता लगी कि रीना तो इनसे नीचे रहेगी, लेकिन ये नहीं पता राधा यहाँ आएगी या गौरी यहाँ आएगी, या राधा यहाँ आएगी या गौरी आएगी, या फिर राधा या गौरी ऊपर चले जाएंगे, ये नहीं पता मुझे। अगले बोलते बीना है वो राधा से लंबी है, बिल्कुल जी, मतलब राधा जहां भी है उससे ऊपर बीना चली जाएगी। फिर क्या कहते और सुनीता से छोटी है, बीना सुनीता से छोटी है। देखिए बीना सुनीता से छोटी है और सुनीता से नीचे राधा रहने वाली है। ठीक है, फिर देखते हैं हमारे पास क्या है। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर बीना से बिल्कुल यही राधा आ जाए, राधा और गौरी यहाँ आ सकती है, राधा ऊपर या गौरी नीचे, या गौरी ऊपर या राधा नीचे, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट कहते हैं सुनीता सबसे लंबी नहीं है, मतलब सुनीता से ऊपर कोई ना कोई जरूर आने वाला है। फिर कहते कि रीना सबसे छोटी नहीं है, मतलब रीना से भी नीचे कोई ना कोई आने वाला है। चलिए अब हमारे पास जो थी हमारी सारी कहानियां हमारी पूरी हो गई। अब इसमें एक चीज है हमारे पास, देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी, किसी ऊपर एक बंदा आना ही आना है, मतलब राधा को तो बिना नहीं जाने देगी, मतलब गौरी चली जाएगी सबसे ऊपर। सबसे ऊपर की चली जाएगी गौरी चली जाएगी। तो उन्होंने यही पूछा था क्या कि हमारे पास सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा हमारे पास कौन है जी गौरी का इसमें आंसर बन सकता है कि गौरी सबसे लंबी है। ठीक है, और तो कोई हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन नहीं है तो हम इसको और तरीके से किसी से कर ही नहीं सकते। ठीक है, और बोलिए जी नेक्स्ट में बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन में मैं बात करूं तो अगले क्वेश्चन मुझसे इसका अगर सबसे छोटी वाली बोलता, सबसे छोटी बोलता तो हमारे पास आंकड़े अपर्याप्त भी आ सकते थे जी। क्योंकि देखो हमारे पास रीना से नीचे भी कोई चाहिए था और रीना से नीचे कोई आ ही नहीं रहा था। सबसे छोटा बोलता तो उसका आंकड़े अपर्याप्त भी आंसर बन सकता था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास
बोला गया y है वो w का भाई है, y w का भाई है, और x है वो w की पुत्री है, फिर e है वो y की बहन है, फिर हमारे पास देखा z है वो x का भाई है, z है वो x का भाई है। तो कहते z का चाचा कौन है? z का चाचा y बनेगा, और वो तब बनेगा जब मेरे पास यहाँ पर प्लस आए। यहाँ पर मेरे लिए अभी जेंडर नहीं पता, प्लस है या माइनस, माइनस आ जाता है तो उसका मामा बनता है, प्लस आता है तो उसका चाचा बनता है। तो यहाँ पर हमारे लिए y इसका राइट आंसर बनेगा, जो कि इनमें से कोई नहीं है। ये आंसर हमारे पास बनने वाला है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में हमारे पास क्या पूछा गया? अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो हमें दे रखा है क्या, y 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 3 अंक, छोटी संख्या में से 3 अंकों की बड़ी संख्या को घटाया जाता है। देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही बनेगी हमारे पास 10,000। इसमें से 3 अंकों की बड़ी संख्या को घटा दिया जाता है, यानी 999 घटा दिया। तो अब हमारे पास आंसर क्या बनने वाला है? 1009। तो 1009 इसका राइट आंसर बनने वाला है। क्या बनेगा जी? 1009 इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो अगले प्रश्न में मुझे दे रखा है जी कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 48 है। दो संख्याएं मुझे दे रखी है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक दे रखा है हमारे पास, एलसीएम दे रखा है, वो मुझे 48 दे रखा है। कहते कि वो 2:3 के अंदर है। तो कहते हैं उनकी संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए एक चीज को आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके पास एलसीएम दिया होता है तो एलसीएम इन दोनों संख्याओं का एक कॉमन फैक्टर तो एक ही बार चुना जाएगा, और बाकी जो कॉमन फैक्टर नहीं होंगे वो उनके अनुपात में आ जाते हैं। तो वही चीज हुआ है कि 2 और 3 तो कॉमन फैक्टर है ही नहीं, एक कॉमन फैक्टर इसके अंदर बैठा है जो कि 48 बना देगा इसको। वो कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास? 8। तभी तो इन तीनों के मल्टीपल 48 बनेगी। देखिए ध्यान से देखिए मैंने क्या बात बोली। यहाँ पर ये दो हमारे पास अनुपात दे रखे हैं, इन अनुपात में एक कॉमन फैक्टर है जो कट गया है। वो कॉमन फैक्टर अगर यहाँ से इनसे इन दोनों की अनुपात की और उस कॉमन फैक्टर की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो एलसीएम के बराबर आ जाएगा। तो यानी ये दोनों रेशियो तो हमारे पास 2 और 3 है, और वो कॉमन फैक्टर अगर मैं 8 लाऊं तो 48 के बराबर एलसीएम आ जाता है। तो मुझे कॉमन फैक्टर पता लग गया, वो क्या है मेरे पास? 8। तो 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, ये वो दो संख्याएं थी। अगर इनका मैं जोड़ करूं तो वो मेरे पास 40 बनने वाला है। वो क्या बनने वाला है मेरे पास? 40 बनकर निकलेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगले क्वेश्चन में मुझे क्या क्या है, 26 जनवरी 1988 से 15 मई 1988 दोनों दिन शामिल हो तो संख्याएं बतानी है दिन की। क्या बोला? 26 जनवरी 1988 और मुझे दे रखा है 15 मई 1988। इन दोनों दिनों को काउंट करना है और फिर मुझे बताना है कि डे कितने बनेंगे। देखिए जनवरी 31 का होता है 5 दिन, तो अभी भी शेष है, लेकिन ये भी काउंट होगा तो 6 बच गए यहाँ पर। फरवरी 29 का, क्योंकि देखो लीप ईयर का है ये। फिर मेरे पास मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, और मई की मुझे क्या चाहिए? 15। टोटल करते जाओ, इन दोनों को टोटल करता हूँ 35, जब इन दोनों को शामिल करता हूँ तो मेरे पास 66, इन दोनों को शामिल करता हूँ मेरे पास 96, और 15 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो मेरे पास 111। तो तीनों का जोड़ मेरे पास क्या बनने वाला है जी? 111। 111 इसका राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारे पास बहुत इजी सा पूछा गया है। क्या बोला गया कि मद्रास, और मद्रास को लिखा गया NBEST, तो कहते मुंबई को क्या लिखेंगे? देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है हमारे पास, एक एक लेटर को बढ़ा रखा है, नेक्स्ट लेटर लिख रखा है सबका, तो इसका भी नेक्स्ट लेटर लिख देंगे। बी का C, O का P, N का N, B का C, A का B और Y का Z। तो ये हमारे पास आंसर बनने वाला है। ठीक है, मेरे पास तो बी ऑप्शन है, आप देख लेना आपके पेपर के अंदर कौन सा ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया वाला प्रश्न है जी, धारा से पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है हमारे पास? क्या बोला गया? शांत जल में नाव की चाल दे रखी है, शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल वो क्या दे रखी है मेरे पास? 13 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कहते हैं धारा की चाल दे रखी है, और धारा की चाल मेरे पास कितनी है जी?
वो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर दे रखा हमें, कहते हैं धारा की दिशा में 68 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, ये मुझसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। समय निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है, समय बराबर आएगा दूरी बटा में चाल। ये हमारे पास है, दूरी हमें दे रखी है, चाल हम निकाल लेते हैं। चाल कैसे बनती है, देखिए जब धारा की दिशा में होगी तो दोनों की जो स्पीड है वो जुड़ जाती है, जुड़ेगी तो मेरे पास 17 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, यानी कितनी होगी 17 किलोमीटर प्रति घंटा। 17 से भाग करूंगा तो यहाँ मेरे पास 4 घंटे इसका राइट आंसर बन जाएगा कि 4 घंटे में वो 48 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेगा। यही धारा का विपरीत पूछी जाती तो इन दोनों का अंतर निकाला जाता। अंतर क्या बता हमारे पास 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारे पास आता 68/9, क्योंकि नहीं पूछा तो हम नहीं निकालेंगे, जस्ट आपका एक बार माइंड में रखने के लिए बात बोली गई है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न मुझसे क्या पूछता है। अगले प्रश्न में बात करूं तो कहते प्रिया एक स्थान से 30 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाती है, फिर दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर जाती है, इसके बाद दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर चलती है, तो किस दूरी से किस स्थान पर है हमारे पास। चलिए निकालते हैं। हमारे पास क्या बोला गया, प्रिया है वो कहाँ गई, उत्तर दिशा में 30 गई थी। उत्तर दिशा ऊपर की ओर होती है। फिर कहते कि वह 15 किलोमीटर दाएं मुड़कर चलती है, दाएं इधर बनेगी 15 चली और दोबारा दाएं मुड़कर 30 चल पड़ी, तो कहते आरंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो आरंभिक स्थान पर आप यहाँ पर डायरेक्शन बना दीजिए। डायरेक्शन जब मैं बनाऊंगा तो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, यहाँ पूर्व और ये हमारे पास पश्चिम। तो पूरा इसके सीध में बनेगा क्योंकि 30 चला, 30 वापसी आ गया, तो पूर्व दिशा में है। और कितना है हमारे पास डिस्टेंस, ये वाला 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो 15 किलोमीटर पूर्व दिशा में आरंभिक स्थान पर है। ठीक है जी, आया समझ में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा गया है।